यस एवरीवन, गुड इवनिंग। आईटीसी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। छोटे से 2 पेजेस बचे थे, सेक्शन 18 बचा है, उसको अपन खत्म कर देंगे ये सेशन के अंदर। मैक्स टू मैक्स 30, 35, 40 मिनट चलेगा। जो बच्चा ऐप में देख रहा है, दोनों सेशंस आपको कंबाइन होकर मिलेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 18 क्या बोलता है? सेक्शन 18 बोलता है आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 18 आपको बोलता है आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भैया देखो, जब भी कोई आदमी अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो ये जो भी गुड्स खरीदता है वो गुड्स पे जीएसटी तो लगता है, हाँ जी, बट ये आदमी उसका आईटीसी नहीं ले सकता। अरे भाई, कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचा जिसपे जीएसटी लेविएबल है, ये आदमी रजिस्टर्ड है, तो ये आदमी इस आदमी से क्या क्या लेगा? वैल्यू प्लस जीएसटी लेगा। तो ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करे हुआ है, इसका क्रेडिट वो बुक नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। सारा शहर जानता है आईटीसी लेने के लिए, आईटीसी बुक करने के लिए सेक्शन 16 के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है, बट ये आदमी अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसके पास जो भी सामान पड़ा है स्टॉक में, उस पे जो जीएसटी लगा है उसका आईटीसी उसने नहीं लिया है। अब थोड़े टाइम के बाद जब इसका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चले गया, या फिर मान लो इसको इच्छा हुई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने की और अब इसने रजिस्ट्रेशन करवाया, अब ये भैया रजिस्टर्ड पर्सन है। अब जब ये रजिस्टर्ड पर्सन बन गया तो जो ये सेल करेगा उस पे जीएसटी कलेक्ट करेगा, हाँ जी, और ये जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, हाँ जी, बट ये सेल कौन सी चीजों का करेगा? उन चीजों का जो उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन जब वो था तब खरीदा था। मतलब अब रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बाद इसने जो गुड्स बेचे हैं उन पे का आईटीसी उसको नहीं मिले हुआ है। रोएगा कि नहीं रोएगा बताओ? बोलेगा साला मेरे को यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन जब मैं था ना तो मेरे को आईटीसी नहीं दिए, ये बोल के कि भैया आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, जब आप बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, तो भैया आपको आईटीसी भी नहीं देंगे हम। अब मैं रजिस्टर्ड पर्सन बन गया हूं, तो सिंपल सी बात है, लॉ ये कहता है कि भैया जिस दिन आप रजिस्टर्ड पर्सन बनोगे उस दिन आपके पास स्टॉक में जो भी इनपुट्स होंगे उस पे जो आपने जीएसटी भरे हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्या कहता है लॉ? लॉ कहता है कि भैया आपके पास जो भी इनपुट्स होंगे उस पे आपने जो भी जीएसटी भरे हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये एक सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन है भैया? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां पे 2 सिचुएशन अराइज होती है। पहला, आप लायबल हुए टू गेट रजिस्टर्ड और आपने रजिस्ट्रेशन लिया। दूसरा केस, आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया। दोनों केस में आईटीसी की प्रोविजंस का कोई फर्क नहीं है। क्या बोलते हैं भैया, आपके पास जो स्टॉक पड़ा है ना, जब लास्ट डे था आपका एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, सॉरी एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उस पे का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट ये दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? ये दोनों केसेस में डिफरेंस है डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप लायबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए, मतलब आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख के ऊपर चले गया और आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया। अगर आपका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जाता है, मतलब आप लायबल टू गेट रजिस्टर होते हो और आप 30 डेज के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो मिलेगा बैक डेटेड। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैं बताता हूं आपको। यहां मान लो 15 जून को आप लायबल हुए फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने इससे 30 डेज के अंदर, लेट से 30 जून को अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन। 30 डेज के अंदर कर दिया, हाँ जी। तो अब क्या होगा? अब लेट से 6 जुलाई को आपको रजिस्ट्रेशन आ गया, बट ये 6 जुलाई का जो रजिस्ट्रेशन आपको आएगा, 6 जुलाई को आपको आरसी दे दिया, बट ये आरसी इफेक्टिव हो जाती है जब से आप लायबल होते हो तब से। आरसी कब से इफेक्टिव होती है? जब से आप लायबल हुए तब से। और हमने ये इनवॉइस के अंदर पढ़ा है कि भैया अगर रजिस्ट्रेशन बैक डेटेड मिला तो इतने वक्त के दौरान
15 जून से लेके 6 जुलाई तक हमको जो इनवॉइसेस हमने इशू करे हैं वो एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू करे थे, बट अब तो हम रजिस्टर्ड हो गए 15 से ही, और ये हमको पता कब चला, 6 जुलाई को। तो इस दौरान तो हमने जो इनवॉइसेस इशू करे हैं वो तो एज अ रजिस्टर्ड पर्सन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इस दौरान हमारे पास रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर था ही नहीं। तो अपने को इसके क्या करने पड़ते, रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करने पड़ते। प्लस इस दौरान के लिए अपने को 30 डेज के अंदर, यहां से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता फर्स्ट रिटर्न फाइल करना पड़ता। याद आया कुछ जी? ये तो था 30 डेज के अंदर अप्लाई करा। और अगर आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला, जैसे मेरे को लगा 10 नवंबर को लगा कि भैया मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, मैंने 10 नवंबर को अप्लाई कर दिया, और 25 नवंबर को मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। तो क्योंकि मैंने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा है तो 25 नवंबर से ही मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यहां से ही मेरे को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये दो मैटर है। अब यहां पे कौन से मैटर्स आते हैं, देखो, जिस दिन आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हुए, क्योंकि आप लायबल थे टू गेट रजिस्टर्ड, तो 15 जून से आप रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे, आपको बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो 14 जून को आपके पास जो भी स्टॉक में इनपुट्स थे किसी भी फॉर्म में, जो भी स्टॉक में आपके पास इनपुट थे, मतलब अरे रजिस्टर्ड पर्सन आप कब से बने, 15 से ना, तो लास्ट डे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन का लास्ट डे है, या रजिस्टर्ड पर्सन होने के पहले दिन 14 तारीख को आपके पास जो भी स्टॉक में इनपुट्स पड़े थे, लेट्स से आपके पास पड़े थे इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा का पूरा एज सच पड़ा था, या फिर वो फिनिश गुड्स में था, या फिर वो WIP में था, या उसके फिनिश गुड्स बन के रेडी थे। तो जो भी इनपुट्स आपके पास पड़े थे उस पे जो GST आपने पे कर रखा है, अब आप उसका ITC ले सकते हो, अब आप उसका ITC ले सकते हो। और अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का केस है तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 25 नवंबर को, तो 24 नवंबर के दिन जो आपके पास इनपुट्स पड़े थे किसी भी फॉर्म में, उसका आप ITC बुक कर सकते हो। ये बोलता है सेक्शन 18(1)(a), 18(1)(b). पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांटेड। तो इनपुट्स जो आपके पास स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स में है या फिनिश गुड्स में है, उसका आपको ITC मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, लिख के रख दो, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, ठीक है। कब से, डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल, जब आप लायबल होते हो, क्योंकि जब आप लायबल हो जाते हो उसके 30 डेज में आपने अप्लाई करा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कब से ग्रांट करते हैं, जब से आप लायबल हुए। तो उसके पहले दिन जो भी आपके पास इनपुट्स पड़े थे स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। फिर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो अगेन सेम है, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स, या जो हेल्ड स्टॉक में है उसके अंदर जो इनपुट्स आपने यूज करे उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कब, रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिला उस दिन के पहले दिन, क्योंकि यहाँ पे बैकडेटेड रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, ठीक है। थर्ड केस ये भी सिमिलर है, पहले आप कंपोजिशन में थे, अब आप रेगुलर में जा रहे हो, कंपोजिशन वाले को ITC नहीं मिलता बट रेगुलर वाले को मिलता है, कंपोजिशन वाले को ITC नहीं मिलता, रेगुलर वाले को मिलता है। तो जो आपका लास्ट डे था एज अ कंपोजिशन डीलर, जिस दिन आप रेगुलर में शिफ्ट हुए उसके पहले दिन तक जो भी आपके पास इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स पड़े, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का भी मिलता है, इनपुट्स प्लस कैपिटल गुड्स पड़े उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और फोर्थ वाला केस, आपका जो सप्लाई था पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया, पहले एग्जाम था तो बोलते थे आपको कि भैया आप तो एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अब आपका सप्लाई टैक्सेबल हो गया है क्योंकि जो एग्जाम्शन का नोटिफिकेशन था वो हट चुका है। तो क्या कहते हैं, अगेन आपको इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स का आपको जो ITC है वो मिल जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन एक है कि भैया ये जो चीजों का आप ITC लेने वाले हो ये पिछले 1 साल के अंदर आपने खरीदना चाहिए। ये कहता है सेक्शन 18(2). सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 कहता है आपको कि जो आपको ITC लेने वाले हो, ऐसा नहीं है 15 साल पहले गुड्स खरीदे उसका क्रेडिट दे दो ना, पिछले 1 साल में फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब आपको कहा गया अपना क्वेश्चन ये 14 जून को जो भी आपके पास क्रेडिट पड़े इसका मिलेगा, तो 14 जून मान लेते 2024 है ये, तो आपने अगर 14 जून 2023 या उसके बाद में
कोई गुड्स लिए हैं उनका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट उससे पहले लिए हैं 13 जून, 12 जून, 10 जून, मई में लिए हैं, अप्रैल में लिए हैं, उनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर ही जो गुड्स परचेज करे हैं, जिनका डेट ऑफ इनवॉइस पिछले एक साल के अंदर है, उसका ही क्रेडिट मिलेगा। प्लस याद रखना, जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स पे आपने आईटीसी पे करा था लेट्स से 40,000, ठीक है। तो अब कैपिटल गुड्स आपने मान लो 8 मंथ यूज करे हैं, 8 मंथ मतलब कितना हो गया, 2 क्वार्टर, 2.66 क्वार्टर, तो इसको 3 क्वार्टर कर लो। ये 3 क्वार्टर आपने यूज कर लिए, पर क्वार्टर का 5%, मतलब 3 क्वार्टर का 15% माइनस हो जाएगा, 40,000 का 15% माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ 34,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्यों भैया? अरे भैया आप कैपिटल गुड्स लिए जिसमें 40,000 का आईटीसी पे करे, पर उसको 8 महीना यूज भी तो करे ना आपने, 8 महीना यूज भी करे हैं, तो पर क्वार्टर और पार्ट, क्वार्टर का पार्ट, हाईएस्ट वाला नहीं, पार्ट मतलब 6 महीना एक दिन यूज करा तो 7 महीना, और 7 महीना मतलब 3 क्वार्टर गिना जाएगा, 6 महीना 2 क्वार्टर, एक दिन भी यूज करा 3 क्वार्टर, और पर क्वार्टर 5% आपका रिड्यूस होगा। ये सिर्फ कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं। तो भैया आपने 9 महीने यूज करा, 3 क्वार्टर, एक क्वार्टर का 5%, 3 क्वार्टर का 15% माइनस हो जाएगा, 40,000 का 15%, 6,000, बचा हुआ 34,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया आपने 8 महीने मतलब 3 क्वार्टर एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन यूज करा, तो उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी हमको माइनस करना पड़ेगा। सर तो ये 5% का लफड़ा कहां से आया? देखो क्या मान के चलते हैं कि 5 इयर्स का यूजफुल लाइफ रहता कैपिटल गुड्स का, 5 इयर्स मतलब कितने महीने, 60 मंथ्स, मतलब 20 क्वार्टर्स, 100% डिवाइड बाय 20 क्वार्टर, पर क्वार्टर का 5%, ऐसे आया। तो कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 इयर्स लेना कि 5% पर क्वार्टर लेना या प्रोपोर्शनेटली लेना। अरे कुछ भी कर लो यार, सेम ही आंसर आएगा, अगर तुमको थोड़ी अक्कल है ना तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलो ओके, ये बाद में ध्यान रखना, बस ये याद रखना कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हो, तो आपको सिर्फ इनपुट का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, यहां पे भी कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। बट आप कंपोजिशन से रजिस्टर्ड पर्सन बन रहे हो, सॉरी कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो। अब कंपोजिशन पर्सन भी रजिस्टर्ड होता है, एग्जम्प्टेड सप्लाई वाला भी रजिस्टर्ड होता है। तो जो रजिस्टर्ड आदमी पहले भी था, अभी भी रजिस्टर्ड है, बट पहले उसको आईटीसी नहीं मिलता था, अब उसको आईटीसी मिलने लग गया, तो उसको कैपिटल गुड्स का भी मिल जाएगा। बट अनरजिस्टर्ड आदमी पहले था, उसको कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। एम आई क्लियर? यस। अब उसके बाद में आता है 1813 रेड विथ रूल 41। 1813 रेड विथ रूल 41 क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात बोलता है। इसके अंदर देखो प्रोसीजरल पार्ट दे रखा है बहुत सारा, ये इतना प्रोसीजरल पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि मैंने आपको अपना बिजनेस बेच दिया, ठीक है, मेरे पास आईटीसी पड़ा था। अब मेरे पास जो आईटीसी पड़ा था, मैंने जब आपको बिजनेस बेचा तो जो आईटीसी है वो तो मेरे पास पड़ा है, मेरे लेजर में, मेरे ईसीएल में पड़ा है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पड़ा है। अब आपने जब मेरा पूरा बिजनेस ले लिया तो आपको मेरा क्रेडिट भी मिलना चाहिए, तो क्या मिलता है? हाँ, क्रेडिट भी मिलता है। अगर मैं अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरा जो आईटीसी है वो भी आपको ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है? तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूं डायरेक्टली कि भैया जो मेरा ईसीएल है उसके अंदर मैं आपको ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालूंगा कि भैया मैं अपना क्रेडिट आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं। फिर ये रिक्वेस्ट आपके पोर्टल पे पॉपअप होंगी, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो भैया आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा जो आईटीसी पड़ा है वो वाला, ठीक है। सेकेंड, अगर डीमर्जर होता है तो डीमर्जर के केस में जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसके रेशियो में आईटीसी बढ़ता है। तो जब मान के चल लो मेरे पास 60% एसेट है, आपके पास 40% एसेट है, डीमर्ज हो गए पर, ठीक है, तो 60% इसके ही पास रहेगा, और जो आईटीसी है मेरे पास, समझ लो मेरे पास 5 लाख का आईटीसी है, तो 5 लाख का 40%, 2 लाख रुपए डीमर्ज्ड कंपनी को चले जाएगा, ठीक है। ये बोलते हैं ट्रांसफरी ने एक्सेप्ट करनी चाहिए जो ट्रांसफर डिटेल्स फर्निश करता है, और ऑन सच एक्सेप्टेंस जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो जो मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है वो आपकी क्रेडिट में ईसीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है। ये सारी प्रोसीजरल पार्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह का क्वेश्चन नहीं आता। अब 4 में उल्टा है, 4 में उल्टा है। अगर आप पहले रजिस्टर्ड पर्सन थे, मतलब आप आईटीसी खा के बैठ चुके हो,
अब रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड बन गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास जो आईटीसी पड़ा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी, अब आप पहले आप नॉर्मल वाले थे, अब आप कंपोजिशन में जाना चाहते हो। पहले आप क्या थे, पहले आप क्या थे, रेगुलर वाले थे, अब आप कंपोजिशन डीलर बनना चाहते हो। और पहले आप टैक्सेबल भेजते थे, अब आप एग्जम्प्ट भेजते हो। कैसे, अरे आपकी जो गुड्स या सर्विसेज थी उनको एग्जम्प्ट कर दिया, तो अब तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो भैया जो आपके पास आईटीसी पड़ा है ना, वो आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैसे देना पड़ेगा, देखो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जैसे मान के चलो आपके पास में क्या क्या है, देखो आपके पास है इनपुट्स पड़े हैं, ठीक है, तो इनपुट्स पे जो आपने आईटीसी लिया है वो पूरा वापस दो। आपके पास कैपिटल गुड्स पड़े हैं, तो ये कैपिटल गुड्स, सर 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 जब हम अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में गए थे ना, तो कैपिटल गुड्स का पर क्वार्टर 5% माइनस करा था। तो ठीक है, अब जब आपने जितना टाइम उसको यूज करा है उतने टाइम का 5% पर क्वार्टर माइनस कर लो। जैसे आपने मान के चल लो 14 मंथ्स यूज करा है, 14 मंथ्स मतलब एक साल का 5 क्वार्टर यूज करा है, इंटू 5%, 25% माइनस कर दो, और बचा हुआ आपको वापस देना है। अब ये जो वापस देने की बात आई है, पूरा का पूरा जो आईटीसी रिवर्स करना है, वो अमाउंट है 2,40,000। ठीक है, ये कैलकुलेट करा हमने, ये अमाउंट है 2,40,000। अब अगर आपके क्रेडिट लेजर में इतना बैलेंस है 240 का, तो आप 240 उसको रिवर्स कर दो, मतलब डेबिट कर दो। और अगर आपके क्रेडिट लेजर में 1,60,000 का ही बैलेंस है, मतलब आपके पास 1,60,000 का आईटीसी पड़ा है, तो 1,60 को रिवर्स करो, बचा हुआ 80 कैश पे करो। आपके पास कुछ भी आईटीसी नहीं पड़ा है, 240 कैश पे पे करो, ई कैश लेजर के थ्रू पे करो, समझे। और ये कब पे करेंगे, हाँ ठीक है छोड़ो, कब पे करेंगे का डेट आपको नहीं दे रखा है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। और ये कब का मिलेगा सर, ये आईटीसी कौन से, अरे जिस दिन आप, वो एग्जाम्शन था ना, लास्ट डे एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उस दिन जो भी आपके पास इनपुट्स थे उसका पूरा का पूरा आईटीसी, इनपुट्स चाहे सेमी फिनिश गुड्स में हो, फिनिश गुड्स जो पड़ा है स्टॉक में उसके अंदर जो इनपुट्स है, या इनपुट्स जो एज सच हेल्ड करके रखे हैं, उसका पूरा का पूरा लैप्स ऑफ आईटीसी। अब यहां जो मैंने एग्जांपल दिया कि 2,40,000 अपने को आईटीसी रिवर्स करना है, बट आपके पास आपके क्रेडिट लेजर में 3,00,000 रुपए का आईटीसी पड़ा है, क्या बात है, तो 2,40,000 डेबिट करोगे, और 60,000 का जो बैलेंस आपके पास पड़ा है वो लैप्स हो जाएगा। अब उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अब आप नॉन जीएसटी पेइंग में आ जाते हो, तो आपको अब आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी जिसपे आपने आईटीसी लिया है, आप पहले भी रजिस्टर्ड थे, अभी भी आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी लिया, या आपने एक लिया कोई कैपिटल गुड्स ले रखे, ठीक है, आपने कोई कैपिटल गुड्स ले रखे, कितने के, 10,00,000 रुपए के, उस पे 18% का जीएसटी, मतलब 1,80,000 का आपने जीएसटी पे करा, ठीक है। अब 1,00,000 जीएसटी पे कर रखे, आपने आईटीसी बुक कर लिया। अब आपको हमने ये 10,00,000 के गुड्स पे 1,80,000 का आईटीसी दिया था, ये सोच के कि भैया आप इससे कुछ प्रोडक्ट वोडक्ट बनाओगे, उसको बेचोगे, और बेच के हमको गवर्नमेंट को जीएसटी दोगे। पर आपने क्या करा, आपने ये जीएसटी का आईटीसी खा लिया, और ये मशीन को से बेच दिया, सोल्ड कर दिया। कितने में बेचा सर आपने, आपने बेचा इसको, दो ऑप्शन है, सोल्ड फॉर, ए ऑप्शन बेचा 12,00,000 में, बी ऑप्शन बेचा 9,00,000 में, ठीक है। कितने दिन यूज करने के बाद, चलो ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 9,00,000 में बेचा, और बी ऑप्शन 6,00,000 में बेचा। कितना यूज करने के बाद, कितना यूज करने के बाद, तो भैया आपने इसको यूज करा 8 महीने, 8 महीने यूज करा, मतलब 3 क्वार्टर। तो ये पूरा का पूरा 1,80,000 का आईटीसी आपसे वापस ले लेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, इतना पूरा का पूरा आईटीसी वापस नहीं लेंगे, पर क्वार्टर का 5% माइनस करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, दो चीजें होगी, सुनो, पहली बात, आईटीसी निकालो, आईटीसी रिवर्सेबल, कितना आईटीसी रिवर्सेबल आता है, 1,80,000
माइनस 15%, 180 का 15%, 1,53,000, ठीक है। और बी पहला ऑप्शन, आपने कितने में बेचा? 9 लाख में, तो 9 लाख पे 18% निकालो। 9 लाख का 18% कितना आता है? 162। और बी मतलब ये जितने पे आपने बेचा ना उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे और उस पे का जीएसटी, और ये जो आईटी से आपने ले रखा है उस पे का जीएसटी 1,53,000, विच एवर इज हाइयर। क्या हाइयर है? ये 1,62,000। तो आपको ये वाला अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन, 6 लाख में बेचा इंटू 18%, 6 लाख इंटू 18% कितना होता है? 1,08,000 और 1,53,000, विच एवर इज हाइयर। 1,53,000 आपको वापस देना पड़ेगा केस बी के अंदर। मतलब क्या है कि भाई एक तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और जो आईटीसी लिया है उसमें से पर क्वार्टर 5 पैसा 5% माइनस करने के बाद का जो आईटीसी आता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे का आईटीसी, और सॉरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे का जो जीएसटी है वो, और जो प्रोपोर्शनेट 5% माइनस करने के बाद में जीएसटी आता है वो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बाप रे, मतलब लिया फायदा हुआ 1,53 का और भरना पड़ा 162, लूट गए, ठीक है। अब देखो लिखा जाता है supply of capital goods, plant and machinery on which ITC has been taken, registered person shall pay an amount equals to ITC taken on such capital goods or machinery minus 5% per quarter और part of the year और part, ठीक है, 5% per quarter और part। और tax on transaction value of capital goods, plant and machinery determined under section 15, मतलब transaction value पे। नीचे बोलते हैं कि भैया अगर ये मोल्ड्स है, डाइस है, जिग्स है जो 100% यूज हो गए ऐसे माना जाता है, तो उनके केस में आपको आईटीसी का अमाउंट नहीं निकालना है। जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितने पे आपने ये मोल्ड्स, डाइज वगैरह बेचे हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वगैरह बेची है, उस पे आपको डायरेक्टली दे देना है। मतलब जितने में आपने बेचा उस पे 18% का या जो भी जीएसटी का रेट है वो दे देना है, ठीक है। ओके, अब रूल 40 आता है एक। रूल 40 क्या बोलता है कि भैया ये जो आपका आईटीसी है जो आपको लेना है 18(1) के अंदर, ठीक है, ये पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है ये वाला आईटीसी। अगर ये वाला आईटीसी का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो आपको एक प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से आपको, जो आप बोल रहे हो ना कि भैया ये मेरे पास स्टॉक था, ये मैंने खरीदा था जब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था, इस पे मैंने इतना इतना जीएसटी पे करे हुआ है, अब मैं रजिस्टर्ड हो रहा हूं, ये मेरे स्टॉक में पड़ा है तो इसका मेरे को क्रेडिट दो। तो बोलते हैं जितना जितना आपने बोला है, अगर ये आईटीसी का अमाउंट 2 लाख से ऊपर है तो आपको प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए से सर्टिफाई करवाना पड़ता कि ये जो आदमी बोल रहा है ये सच है, हमने चेक करा है और इनके पास इतना स्टॉक पड़ा है, इनको इतना क्रेडिट दे दिया जाए। सोचो अपनी सीए सीएमए की कितनी इज्जत है। वाह, मतलब अपन ने बोल दिया, मतलब सोचो ना, कोई आदमी अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहा है, ठीक है, और उस बंदे ने बोला कि भैया 4 लाख का क्रेडिट पड़ा है, उसका सुनेंगे क्या? नहीं। बट जैसे अपन ने साइन मार दिया उस पर, अपन ने सर्टिफाई कर दिया कि इसके पास पड़ा है, उसके पास पड़ा है सर, उसके पास 3 रहा और अपन ने 5 को सर्टिफाई कर दिया, तो वो थोड़ा सा अपने को देता क्या, वो डिपेंड करता, ठीक है। मैं ऐसी कुछ बातें करता नहीं, ठीक है। ओके चलो, हाँ भैया ये आप कौन सा, हाँ ये वाला आप लिख लो, ये क्वेश्चन आप एक बार बना लो, मैं चाहता हूं जल्दी से, कम ऑन, पॉज करके बना लो ये पूरा, ये तो बाद में कंफ्यूजन हो जाती है। आई होप आप सब ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज लिख लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। चलो लास्ट पेज खत्म करते हैं जल्दी से। क्या कहता है ये, सेम लाइन पे 41A, रूल 41A, ये आपको याद होगा, अपन ने बहुत आराम से पढ़ा था। 41A क्या बोलता है, ये भी अगेन प्रोसीजरल पार्ट है, कोई एग्जाम में इतना खास आएगा नहीं, आया तो थ्योरी बोल के आ सकता है। आपके पास पहले क्या था, महाराष्ट्र के अंदर आपकी 2 ब्रांचेस थी, एक पुणे में दूसरी नागपुर में, और आपने दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया था।
अब अगर दोनों का एक ही रजिस्ट्रेशन है तो एक मेन प्लेस ऑफ बिजनेस होंगी या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और दूसरी हो जाएगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर है। एक हो जाएगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरी हो जाएगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब आपने सोचा थोड़े टाइम बाद कि भैया इसका और इसका दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया जाए। अब जब दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लोगे तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे, बराबर है। हाँ पहले क्या होता था, दोनों का आईटीसी एक ही रहता था क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब दोनों अलग अलग एंटिटीज हो गई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो भाई अब इसका आईटीसी और इसका आईटीसी अलग है। पहले मान के चल लो दोनों का आईटीसी था आपके पास 5 लाख रुपए का। अब ये 5 लाख का आईटीसी दोनों में बांटना पड़ेगा, पुणे में और नागपुर में। क्या रेशियो में बांटा जाए, तो कहते हैं जो रेशियो में एसेट्स होल्ड कर रखे हैं दोनों ने, जो रेशियो में एसेट्स है उस रेशियो में आईटीसी बंटना चाहिए, ठीक है ना। और एसेट का मतलब होता है सारे के सारे बिजनेस एसेट्स। एसेट का मतलब होता है सारे के सारे बिजनेस एसेट्स, चाहे उन पे आपने आईटीसी लिया हो चाहे उन पे आपने आईटीसी ना लिया हो। आईटीसी बांटने के लिए टोटल एसेट्स देखते हैं, सिर्फ आईटीसी जिन पे लिया है वो एसेट नहीं। क्लियर है, ये एकदम स्पष्ट शब्दों में इसमें लिखा है। और सेकंड पॉइंट में वही लिखा है कि भैया जो ट्रांसफरर है वो अपने पोर्टल से भेजेगा, अन्य मतलब समझ लो पहले पुणे वाला मेन ऑफिस था, तो पुणे वाला ऑफिस क्या करेगा, नागपुर वाला जो नया ब्रांच या नया जीएसटी नंबर लिया है उसके पोर्टल पे दिखेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके अकाउंट में आईटीसी का, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का जो बैलेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म नंबर वगैरह दे रखे जीएसटी आईटीसी 02 वगैरह, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट मेरे को लगता नहीं है लिखने की जरूरत है। सेक्शन 44 ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेक्शन 44 बोलता है वही कि भैया जो आपके पास इनपुट्स पड़े हैं स्टॉक में या फिर सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में, उनका जो आईटीसी है वो कैसे मिलेगा, और कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, जिसमें हम यूजफुल लाइफ 5 साल की लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 5 साल की लेते हैं मतलब क्या है, उसको हर क्वार्टर का 5% माइनस कर करके करते हैं, प्लस जो आईटीसी आपको रिवर्स करना है वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। ये सारा शहर जानता है, ये प्रमोशनल स्कीम्स का मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अब उसके बाद में आता है ये रूल 86A, ये अब नहीं न्यू है, पहले ये रूल 86A नया आया था। ये 86A रिस्ट्रिक्ट करता है आपको आईटीसी लेने से, और ये 86A के वजह से जब ये आया था बड़ी भागदौड़ मतलब हाहाकार मच गई। क्या कहता है 86A, ये देखो ध्यान से कि भैया अगर जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आप जिस इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले रहे हो वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डमी सप्लायर है, बोगस सप्लायर है, और उसके बिल के बेसिस पे आप आईटीसी ले रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। सेकंड चीज, वो सप्लायर एग्जिस्ट तो करता है बट जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से वो बिजनेस कैरी आउट नहीं करता। मतलब उसने दुकान का एड्रेस दे रखा है 105 नंबर की दुकान XYZ माला वगैरह वगैरह, बट वो 105 नंबर पे वो सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे खरीदने वाले लोगों को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जो आदमी अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस से ये नहीं कर रहा है उससे खरीदने पे भी आपको तकलीफ है क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा, गुड्स या सर्विस रिसीव करे बिना आप क्रेडिट ले रहे हो, नहीं मिलेगा। आप क्रेडिट ले रहे हो बट जो सप्लायर है उसने टैक्स ही नहीं पे कर रखा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो हमने देख रखा है, सप्लायर जब अपना 3B भरेगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो आपने ले भी लिया है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आप जो आदमी क्रेडिट ले रहा है वो आदमी खुद एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर जो उसकी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से वो बिजनेस कंडक्ट नहीं करता तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और लास्ट वाला, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, कस्टम्स के केस में बिल ऑफ बिल्टी, वो नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला एक रूल 86B बचा है, ये 86B बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। 86B क्या कहता है देखो ध्यान से, ठीक है। मैं ये मान के चला हूं कि आप एक बार पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ये एक काम करो, इसको एक बार पहले पढ़ो 86B को एक बार खुद से पढ़िए, पहले पढ़ो फिर वीडियो को अनपॉज करो। देखो
रूल 86B क्या कहता है? सिंपल तरीके में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं। रूल 86B के बेसिकली तब एप्लीकेबल होता है जब आपका, कहा गया भैया, टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ऊपर है। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई को छोड़ दो, जीरो रेटेड सप्लाई को छोड़ दो, जो टैक्सेबल सप्लाई है जिसपे आपको जीएसटी लगता है वो 50 लाख के ऊपर है, तब जाके आपको अपनी जो लाइबिलिटी है जीएसटी की, आउटपुट लाइबिलिटी है, उसका एटलीस्ट 1% आपको 1% कैश में देना पड़ेगा। 99% के लिए आप आईटीसी यूज कर सकते हो। हाँ जी, अब देखिए इसका एक क्वेश्चन है। मान के चल लो 100 लाख का आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, तो 100 लाख का 18% 18 लाख रुपए का आपको जीएसटी भरना है, बराबर है। क्योंकि आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 100 लाख है, 50 लाख के ऊपर है, तो ये 18 लाख का 1%, सिर्फ और सिर्फ 1%, दैट इज 18,000 आपको कैश में भरना पड़ेगा। और 99% तक, मतलब 17,82,000 आप आईटीसी यूज कर सकते हो, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है। अगर आपके ईसीएल में 17,82,000 का आईटीसी पड़ा है तो आपको यूज कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर 18 लाख का आईटीसी पड़ा है तो आप 18 लाख यूज नहीं कर सकते हो, आपको कैश में पे करना ही पड़ेगा 1%। 1%, ये सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए, नहीं तो 1% से गवर्नमेंट का क्या ही बदल जाएगा। तो देखो, मैंने आपको ये रेगुलर क्लास में बड़े आराम से बता रखा था कि भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने नौकरों के नाम पे, अपने ड्राइवर के नाम पे फर्म बना के रखती है, ठीक है। अब ड्राइवर को पता भी नहीं है कि मालिक ने उसके नाम पे फर्म बनाई है, और मालिक आईटीसी के नाम पे कांड करे जा रहा है, आउटवर्ड सप्लाई करे जा रहा है, और बाद में जब जीएसटी की लायबिलिटी एकदम से आएगी, या नकली आईटीसी ले रहा है, या जो भी कर रहा है, बहुत सारे कांड कर रहा है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि भैया जो लोग दूसरे के नाम पे नकली अकाउंट बना के उसके जानकारी के बिना कांड कर रहे हैं, उनको चेक करने के लिए, उन पे ध्यान रखने के लिए ये 1% का उनको तकलीफ दिया है। अगर ये सच्चा आदमी है तो 1% भर देगा, और अगर ये आदमी वो है जो दूसरे के नाम पे कांड कर रहा है, रामू काका के नाम पे अगर मैं कांड कर रहा हूं, तो भैया मेरे को जब कैश में भरना आएगा ना, तो मेरे को तकलीफ आएगी, थोड़ी सी मेरे को तकलीफ आएगी, और तब हो सकता है कि कुछ ना कुछ तरीके से मैं पकड़ा जाऊं। बट फिर भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जो कांड कर रहा है वो इसमें से भी बच जाएगा। बट अगेन, दिस इज अ वेरी गुड मेजर टू कीप एन आई ऑन दिस फैक्ट कि भैया जो आदमी एक्चुअल में दिख रहा है, क्या वही हकीकत में है कि उसके सर पे बंदूक रख के कोई और धंधा कर रहा है। इसका लॉजिक इतना डिटेल में मैं जाता नहीं हूं, मैं एकदम टू द पॉइंट प्रोविजन पे रहता हूं, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, तो आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है हर मंथ की, उसका एटलीस्ट 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। बचा हुआ 99% आप अपने ईसीएल आईटीसी को यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के, ठीक है। इट लिमिट्स द यूज ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन ईसीएल फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। रजिस्टर्ड पर्सन shall not use amount available in ECL to discharge his liability in excess of 99%। 99% से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 99% यूज कर सकते हैं। where value of taxable supply other than exempted and zero rated supply in a month is greater than 50 लाख। value of taxable supply in a month is greater than 50 लाख, ठीक है। ये पीसी नोट में एकदम सिंपल शब्द में बोल रखा है, ITC that can be adjusted against output tax liability has been reduced from 100 to 99%। पहले आप अपनी जो मंथली जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसका अगर आपके पास क्रेडिट पड़ा है तो 100% क्रेडिट से पे कर सकते थे। बट ये किसको एप्लीकेबल है? जिनका महीने का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख के ऊपर है, छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं। ये एग्जाम्पल रमन एंड सन का दे रखा है, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। बट ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन भैया, कि आप जो अपना आईटीसी है 1% कैश में पे करना पड़ेगा। ये 4 किस्म के लोगों को एप्लीकेबल नहीं है। पहले लोग वो जिनकी बहुत इज्जत है। इफ अ पर्सन, कर्ता, एमडी और एनी ऑफ द 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर, इन लोगों ने, मतलब एक मैं अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, सोल प्रोप्राइटर, तो मैंने खुद ने
HUF की बात कर रहा हूं तो कर्ता ने, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, या पार्टनरशिप फर्म है तो उसके कोई भी दो पार्टनर्स ने इनकम टैक्स पे करा है ग्रेटर देन ₹1,00,000 लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जिनका टाइम लिमिट 139(1) का एक्सपायर्ड है। ये 139(1) का टाइम लिमिट क्या होता है ये सबको पता होगा। मतलब पिछले 2 सालों में एटलीस्ट 1-1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करा है तो भैया ये ईमानदार आदमी है, मतलब भरोसे के लायक है। इन पे जबरदस्ती वो दिक्कत मत लाओ, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट है, PSU है, लोकल अथॉरिटी है, या फिर किसी लॉ के तहत बनी हुई स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, जिस आदमी को रिफंड मिला है ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से ऊपर का रिफंड मिला है 2 केसेस में। एक, क्यों रिफंड क्यों मिलता है? क्योंकि आपके पास ITC अनयूटिलाइज्ड था, अनयूटिलाइज्ड, ठीक है। क्यों? एक तो आप जीरो रेटेड सप्लाई करते थे या इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। इन्वर्टेड टैक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है इसको आप छोड़ दो अभी, ठीक है ना। आपके पास जीरो रेटेड था, मतलब एक्सपोर्ट या फिर SEZ, और आपको 1 लाख से ज्यादा का रिफंड मिला है क्योंकि आपके पास ITC पड़ा था। 3 केसेस। और चौथा केस, अगर आपने अभी तक जो भी लाइबिलिटी पे करी है वो 1% से ज्यादा पे कर रखी है। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड मोर देन 1% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यूजिंग कैश लेजर अप टू द सेड मंथ, मतलब अभी तक के जितने महीने हैं उसमें जो टोटल क्यूमुलेटिव अपना तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ है उसमें हमने 1% से ज्यादा पे कर रखा है। जैसे मान लो अभी तक मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 अप टू 30 अगस्त या अगस्त 2021 मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी था 30 लाख। टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना था? 30 लाख। तो 30 लाख का 1% कितना होता है? 3,30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपए मैंने कैश में पे करना चाहिए था, पर मैंने कैश में पे करा है 1 लाख रुपए। क्यों पे कराऊंगा? अरे मेरे पास 29 लाख रुपए ही पड़े होंगे क्रेडिट लेजर में, तब जाके मैंने 1 लाख पे कर दिया। अब भैया ये 30 लाख है, आपने 30,000 पे करना चाहिए था, बट आपने 1 लाख रुपए पे कर दिए हैं। हाँ, तो अगले 70 लाख तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, मतलब आपने 30 लाख में ही 1 लाख भर दिया है। तो भैया 70 लाख तो अगले आप भर चुके हो। और ये चीज कि भैया अभी तक का क्यूमुलेटिव लायबिलिटी का 1% भरना है। और अगर किसी आदमी ने समझ लो पहले महीने के अंदर मैंने मेरा टैक्स लायबिलिटी था, पहले महीने के अंदर मेरा टैक्स लायबिलिटी था 8 लाख, ठीक है, और मेरे पास ITC था ही नहीं, तो मैंने 8 लाख कैश में भर दिया। तो 8 लाख डिवाइड बाय 1%, 8 करोड़ रुपए तक मेरे को ये 1% वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि भैया मैंने भर दिया है ना 8 करोड़ का 1% 8 लाख, वो मैंने कैश में भर दिया है पहले ही महीने में। अब जब तक 8 करोड़ होता नहीं है तब तक मेरे सर पे घंटी बनो मत, समझेगा बात? ऐसा, ये थोड़ा मैथ्स था, आप ये पढ़ लेना अंदर से तो आपको समझ में आ जाएगा। बस यही है, इतना ही है ITC। जो लोग जबरदस्ती ITC के नाम पे डरते हैं उनको कहना चाहता हूं कि ITC के नाम पे डरो मत। ITC में 2-3 चीजें बहुत सारी एक साथ आ जाती है, इसलिए बच्चों को डर लगता है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप जितने बेहतरीन क्वेश्चन है उनको खत्म करिए, आपकी बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑन दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर। अगला चैप्टर जो रहेगा वो रजिस्ट्रेशन का रहेगा, और रजिस्ट्रेशन ही एक लास्ट वाला चैप्टर बचा है जिसमें थोड़ा दमखम है। उसके आगे के जो चैप्टर्स है वो लल्लू पुच्चू है, साले के साले प्रोसीजरल पार्ट्स, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं वो आप आराम से अपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगेन आई वुड टेल यू कि प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपको ही करना है। मैं चाहे 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, नहीं होगा आपका, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है। योर प्रैक्टिस इज योर प्रैक्टिस, नन ऑफ माई प्रैक्टिस। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। मजाक तरीके में बताया पर बात काम की बताइए, प्रैक्टिस आपको ही करनी है बच्चों। मेरा CA हो चुका है, मैं मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है
मतलब सॉरी एकेडमिक लाइफ है वो मेरी खत्म हो चुकी है। अब मैं हजारों बार प्रैक्टिस करूंगा तो उससे कुछ भी आपका फायदा नहीं है। तो अगेन ये सारे फालतू के झांसे में मत आओ कि भैया मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आ जाओ, कोई सेंस नहीं बनेगा। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस के लिए लाइव बैच ज्वाइन कर रहा है तो अगेन आई वुड टेल यू आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत टाइम है या वो टीचर नेक्स्ट ही लेवल का है, भगवान जैसे, मेरे जैसे, अदर देन दैट मत जाओ, फालतू का टाइम पास होता है। बाय बाय, टेक केयर।